हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले देखो, जो हमारे अराउंड अस क्या है, मैटर है। हमने उसमें पढ़ा कि ये जो मैटर होते हैं वो किस किस फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म। किस किस फॉर्म में, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म में कौन होते हैं, जो मैटर है हमारे चारों तरफ। तो इसमें से इधर क्या लिखा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो कुछ क्लासिफाई करना है किनको, एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स का तुम्हें मालूम है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटॉम्स ऑफ वन टाइप्स। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बनता है, एटॉम से। किस तरह, कितने तरह के, एक टाइप के, एटॉम्स ऑफ वन टाइप। एक एलिमेंट एक ही तरह के एटॉम से बनता है, समझ गए। एक ही तरह के बहुत सारे एटम हो सकते हैं पर उनका प्रकार क्या है, एक है। समझ पाए बात को। अब देखो इधर क्या है, ये जो एलिमेंट्स है, टोटल आज तक कितने एलिमेंट्स है पता है, हम डिस्कवर कर पाए हैं 118 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हो पाए हैं, जिनमें से 98 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, यानी वो नेचर में नेचुरली आते हैं। कितने हैं, 118। और बाकी कितने बचे, 20 नॉट नेचुरली अकरिंग। जो नेचुरली अकरिंग 20 नहीं होते हैं और 98 होते हैं। तो ये आज के ज़माने का सिनेरियो है। अगर बात करूं मैं बहुत 200-300 साल पुराना, तो उसमें कभी कभी 56 ही डिस्कवर हो पाए थे। एक एक करके डिस्कवर होते गए हैं और आज ये 118 है। जब तुम्हारे बच्चे होंगे या फिर तुम्हारा जो नेक्स्ट जनरेशन बोल सकते हो, उस टाइम में ये आंकड़ा बढ़ गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, आज भी लगता है कि कुछ एलिमेंट्स अब भी ऐसे हैं जिनको हम डिस्कवर नहीं कर पाए। तो इनको क्या हुआ, जब ये कुछ कितने थे, 18 एलिमेंट्स कुछ थे, तो सबको पता लगा कि ये बढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे तुम्हारा नंबर सीरीज है 1 2 3 4 करके, ऐसे एक सीरीज है 100 तक, बहुत इन्फिनाइट तक जाता है। वैसे केमिस्ट जो हैं, जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट बोल सकते हो, केमिस्ट जो हैं, उनको लगा भाई कि ये एलिमेंट्स को हमें अगर एक अच्छे ऑर्गेनाइज मैनर में रख दें, एक अच्छा टेबल बना दें इसके लिए, तो अच्छा होगा। तो इधर से शुरुआत हुआ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। किनका, एलिमेंट्स का। एक पीरियड में, एक टेबल में इनको क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले ट्राई किया डोबेरिनर ने। किन्होंने किया, डोबेरिनर। फिर भाई ट्राई किया न्यूलैंड ने। उसके बाद ट्राई किया मेंडेलीव ने। और ये सबसे बेहतर माने जाते हैं, आज जो यूज कर रहे हैं मेंडेलीव के नहीं, पर अगर आप केमिस्ट्री के असली, मतलब जो 10th क्लास पढ़ाते हैं साइंटिस्ट, उनको लगता है हेंस मोस्ली ही लेजेंड है, पर ऐसा नहीं। हेंस मोस्ली कौन है, हेंस मोस्ली। आज जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं ना, वो डिजाइन्ड बाय हेंस मोस्ली बोल सकते हो, या फिर हेंस मोस्ली का बनाया हुआ है। वो आज के डेट में बेस्ट है। पर डोबेरिनर ने जो किया था वो एक नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन टाइप का था। न्यूलैंड ने थोड़ा उसको म्यूजिकली बना दिया, मतलब सारे गामा पा इस हिसाब से बनाया, देखेंगे इसको डिटेल में। पर जब मेंडेलीव आए ना, उसका पीरियोडिक टेबल एक उस टाइम में एक रिवोल्यूशनरी था, मतलब कमाल का था। कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाया जा सकता है। और उसी टाइम बोला गया था कि एशियन हैव द शार्पेस्ट, मतलब जो एशियन लोग हैं, ये रशियन थे, रशिया के थे, तो बोला गया कि एशियन का दिमाग का कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये ब्रिटिश थे, ये जर्मन थे। पर इन्होंने वो कमाल नहीं कर पाया जो पहली बार मेंडेलीव ने करके दिखाया। तो उन्हीं के आइडिया को और ज्यादा रिफाइन किया। देखो पहले क्या था, साइकिल था, फिर मोटरसाइकिल जिसने फटा टूटा करके बनाया, मतलब उतना अच्छा रिफाइन नहीं था। पर किसको ज्यादा क्रेडिट जाता है, जो साइकिल को मोटरसाइकिल में बनाया, वो मेंडेलीव का काम था। पर उसी मोटरसाइकिल को रिफाइन करके तगड़ा वाला सुपर बाइक, हायाबुसा टाइप का बाइक हेंस मोस्ली ने बनाया। तो बहुत लोग बोलते हैं हेंस मोस्ली लेजेंड है। हाँ भाई, बिल्कुल लेजेंड है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उनकी देन है। पर जो मेंडेलीव का भी जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पूरा जो नया तरीका था एक ऐसा टेबल बनाना जहां पे आज तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं उनके लिए भी जगह छोड़ा था। किन्होंने, मेंडेलीव ने। ये पहला कंसेप्ट मेंडेलीव लाए थे।
पर इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए, जिसके वजह से उसको रिफाइन करके फिर हेंस मोस्टली ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया। तो इन्हीं चारों के बारे में देखो डिटेल में पढ़ेंगे। पहले डोबेरिनर के बारे में, न्यूलैंड के बारे में, मेंडलीव के बारे में, उसके बाद हेंस मोस्टली के मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कैसे सजाया गया है उसको भी देखेंगे। मॉडर्न पीरियडिक टेबल। So we will start with the Doberiner's triad बोलते हैं उनके जो पीरियडिक टेबल है। So we will start with that. Before that you can pause the video and note this down in the copy. अरे भाई इंटेंसिटी का कमाल हो गया है। रुको रुको, ये सडन इलेक्ट्रिक आ गया। अब दिख रहा है, नोट कर लो। So we are going to study Doberiner's triad। क्या देखेंगे? Doberiner's triad। तो ये बात है 1870s का, ये बात है 1870s, बहुत साल, करीबन बोलो तो 200 साल पहले की बात है। इन 1870 नाम था साइंटिस्ट का J.W. डोबेरिनर, जोहान वोल्फबर्ग डोबेरिनर। J.W. उतना बड़ा नाम याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना देता हूं खुद से भी कभी कभार। तो इन्होंने क्या बोला भाई, अरेंज करेंगे इनको कैसे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से। किस हिसाब से? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो जिसका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा वैसे हम अरेंज करते जाएंगे। तो सर ये ट्रायड कैसे बना? तो ये मान लो ऐसे एक लिखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्योंकि इसका कितना है 6.9 और सोडियम का कितना है बताओ फटाफट से, अगर मालूम है तुम्हें तो कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका है 23 और इसका कुछ आ जाता है 39। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, डोबेरिनस ने लिख दिया। तो ये जो तीन ऐसे एलिमेंट होते थे उनके जो टेबल में बोल सकते हो पीरियडिक टेबल में, पहला वाला और लास्ट वाला को अगर ऐड करके 6.9 प्लस 39 को ऐड करके डिवाइडेड बाय अगर 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 45.9 बाय 2। ये करीबन इसको 46 अगर मान ले, 0.9 है ना, बाय 2, तो ये आ जाता है 23, जो कि बीच वाला आंकड़ा। तो ये बोले भाई मैजिक हो रहा है, पहले वाले को तीसरे वाले को मिला के अगर एवरेज निकाल दे दोनों का, यानी ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमें मिडिल वाले का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो इन्होंने ऐसे निकाला अपना पीरियोडिक टेबल। तो कितने हैं? 3। तो 3 को उन्होंने नाम दिया ट्रायड। इसको इसलिए बोला जाता है डोबेरिनर ट्रायड। बुक में भी एक ही एग्जाम्पल है, एक ही मैं लिखवा दे रहा हूं बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। पर ये भाई काम का निकला नहीं, क्योंकि उस टाइम में इनको जितने भी एलिमेंट थे उस टाइम में ये बस 3 ही ट्रायड बना पाए। 3 ट्रायड, एक ट्रायड में कितने हैं? 3 एलिमेंट, तो 3 ट्रायड में 9 एलिमेंट का कुछ बना पाए। तो भाई किस काम का 9 एलिमेंट तो ऐसे ही याद कर दे हम, 9 एलिमेंट तो ऐसे ही याद कर दे, ये ट्रायड क्या फालतू की चीज बना रहे हैं डोबेरिनर। तो ये भाई काम ना आया, ये कुछ काम का ना आया। तब आए हमारे साइंटिस्ट न्यूलैंड, इन्होंने भी इस एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन्होंने एक बार कर दिया था। तो ये भी बोले उसी हिसाब से हम भी करेंगे, पर ये ट्रायड में नहीं करेंगे, हम थोड़ा सारेगामापा करेंगे। क्या करेंगे? सारेगामापा, धानी सा, ये वैसे किए। तो उसको डिटेल में देखेंगे। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब क्या, डोबेरिनर के बाद कौन आएंगे? न्यूलैंड। और इनका क्या था? लॉ ऑफ ऑक्टेव। उनका क्या? ट्राइड था, मतलब 3 के, इधर 8 के बनेंगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ, ऐसे नहीं कि उसके तरह बनेंगे, ये थोड़ा अलग होगा, देखना, ऑक्टेट यानी 8 की। तो ये इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड। भाई इसमें कंफ्यूज मत हो ना, मेरा एक दोस्त न्यूजीलैंड ठोक के आया था, मुझे अभी भी याद है। केमिस्ट्री मैम बहुत ठोके थे उसको, हमारे मैम थे हमारे टाइम में केमिस्ट्री, तो वो बहुत ठोके थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच देख के आया था बेटा एग्जाम लिखने।
तो वो है जॉन न्यूलैंड, कंफ्यूज मत होना न्यूजीलैंड के भी, न्यूलैंड नया वाला लैंड, न्यूलैंड। तो इन्होंने ये कांड कब किया, ये कांड इन्होंने किया 1866 में, कुछ 50 साल बाद। वो कब किए थे, 1817 में। तो ये कब किए, 1866 में। तो कंफर्म है, चलो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, पर इन्होंने वो जो पहला दूसरा मिला के डिवाइडेड बाय 2 करके दूसरा वाला निकलेगा, वैसा कुछ नहीं था इनमें, ये थोड़ा अलग था। इनमें सारे गामा पाधा निसा था, मतलब म्यूजिक के जो टोन थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ये भी था, जैसे उनका था, किनका, डोबेरिनर का। ये सारे लगभग वैसे ही हैं, तुम मेंडेलीव का पढ़ोगे या फिर मॉडर्न पढ़ोगे, सारे वैसे ही हैं। ये तब से एटॉमिक मास कॉमन बन गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो अब देखो भाई, इनमें क्या था, म्यूजिक टोन्स यूज थे, म्यूजिक टोन्स जैसे सारे गामा पाधा निसा, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा होता है, सारे गा मा पा धा नी सा, हो गया। तो शायद ये म्यूजिक के थोड़े शौकीन थे, तो इसी में इन्होंने पीरियडिक टेबल बना दिया भाई। कैसे बनाया, HFCL। इसको मैं एक काम करता हूं, इसमें टाइम वेस्ट होगा, मैं पहले भर देता हूं, उसके बाद तुम्हें समझाता हूं। तो देखो, ये है न्यूलैंड का ऑक्टेट पीरियडिक टेबल बोल सकते हैं। तो सारे गा मा पा धा नी सा, इनका क्या डोरेमी लालिटो क्या एक होता है वो वेस्टर्न में, बट देखो ये फैक्टर नहीं है हमारे लिए, वो किए थे। पर यहां पे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, उनका जो ऑक्टेट रूल था, उनका ऑक्टेट रूल क्या बोलता था, वो बोलता था कि मान लो कोई एक एलिमेंट है, कोई भी ले लो, मान लो हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, 8 एलिमेंट बाद जो एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी हम जो एलिमेंट लिए हैं उसके साथ सेम होगा। इससे 8 नंबर एलिमेंट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी फ्लोरीन, इसका जस्ट नीचे वाला एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू आवर जॉन न्यूलैंड, इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। वैसे लिथियम का 8 नंबर एलिमेंट कौन सा होगा, यहां से गिनो, जो है उसी से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गई। तो वो बोले इनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। यानी सर ये जो नीचे नीचे जितने हैं सबका प्रॉपर्टी सेम होगा, न्यूलैंड के हिसाब से तो ऐसा था। पर असल में क्या निकला, ये समझ लो कि द एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट विद द 8th एलिमेंट जो है उनका प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर अंग्रेजी में बोलूं, इफ वी एज्यूम एन एलिमेंट, द एलिमेंट व्हिच इज 7th place distance or 8th place distance from that elements will show the same properties with the first element, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर इधर क्या हुआ, जब रिसर्च चला तब पता चला कि कैल्शियम तक ही ये कांड हो पा रहा है, यानी HFCl का हो रहा है, इनका हो रहा है, इन तीनों का हो पा रहा है, बाकी में दो का ही हो पा रहा है। क्या ये टेबल आपको याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, आपको समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं पूछेगा कि 8 नंबर में कौन सा आता था, समझ पा रहे हो। बस ये बेसिक बातें जो मैं बोल रहा हूं ना, जिसको आप इजीली समझ सकते हो, वही पूछा जाएगा यार, यहां पे रटने की नहीं है। मैं बोलता हूं केमिस्ट्री यार इज ऑल अबाउट स्टाम्प कलेक्टिंग, ये बहुत लोग बोलते हैं, सच भी है बहुत केसेस में, पर यहां पे नहीं है। कुछ केसेस में रटना नहीं पड़ता उतना, इधर समझ गए, हो गया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, नाम से ही सब कुछ दिया गया है कि फर्स्ट एलिमेंट 8 के साथ, यानी 8 यानी उसका 8 यानी 16 नंबर के साथ क्या करेंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। पल्ले पड़ गया ना। अब देखो, अब ये है कि ये बस कैल्शियम तक हो पाया, तो इतने जब बचे ये किस काम के भाई, किसी काम के नहीं। तो वही तो ड्रॉबैक हुआ। अगर तुम्हें पूछा जाए कि न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक क्या है, तो नोट करो फटाफट से कॉपी में, अगर कॉपी पेन पकड़ के बैठे हो तो ये वो होगा
कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 8th एलिमेंट के साथ सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, पर इट इज ओनली वैलिड टिल कैल्शियम। इट इज ओनली वैलिड टिल कैल्शियम, ओनली टिल कैल्शियम। इनका क्या है वैलिड? ओनली टिल Ca, कैल्शियम। अब दूसरा ड्रॉबैक ये है कि भाई न्यूलैंड जब ये पीरियोडिक टेबल बनाए थे तब 56 एलिमेंट इस दुनिया में आ गए थे, मतलब डिस्कवर हो गए थे। दुनिया में तो पहले से ही है, 56 डिस्कवर बस हुए थे। तो उन्होंने क्या बोला, भाई इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बस 56 एलिमेंट ही हो सकते हैं, उससे और ज्यादा डिस्कवर नहीं होंगे। जो गलत हुआ, क्योंकि आज हमारे पास कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है? 118। तो इसलिए साइंटिस्ट बोले कि न्यूलैंड ने वो जो नए नए डिस्कवर हुए एलिमेंट, उनको यहां पे कोई जगह नहीं दिया, उनको यहां पे कोई जगह नहीं दिया, जो बताता है कि उनका ये एक फॉल्ट है। वो बोले ओनली 56, वो क्या बोले? ओनली 56 है, जबकि ये उनका गलत हुआ। और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए जिसके लिए यहां पे जगह नहीं था, क्योंकि उन्होंने फिल कर दिया भाई सर इधर 2 जगह है, घुसेड़ सकते। ऐसे थोड़े ना होता है भाई, कुछ प्रॉपर्टीज लेने पड़ती है। वो तो प्रॉपर्टीज भी तो यहां पे खत्म हो जा रहे हैं, उसके बाद वैलिड नहीं हो रही है। आप उनका और एक ड्रॉबैक, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, ये बस लाइटर एलिमेंट के साथ ही अच्छे तरह से काम किया। ये लाइटर, ओनली फॉर लाइटर, हेवियर एलिमेंट के केस में ये पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। जैसे फेरस यानी लोहा क्या है? हेवियर है। ये सर क्या छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे तो नहीं, लाइटर यानी क्या बोलते हैं उसको यार, कम वजनदार, कम वजनदार, उनके साथ ही अच्छे से काम किया, हैवी के साथ काम नहीं किया, जो कि बहुत बुरी बात हुई, जो कि इनका एक ड्रॉबैक है। तो इसी के साथ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन इन द कॉपी। सो लेट्स कम टू द मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे हम? मेंडलीफ्स। तो ये एक, मैंने जैसे बताया, कौन थे? रशियन केमिस्ट थे, जिन्होंने रिवॉल्यूशन लाया बोलने पर भी चलेगा पीरियोडिक टेबल के जमाने में। तो ये लेके आए, इनका पूरा नाम पहले जान लो, दिमित्री इवानोविक मेंडलीफ। दिमित्री इवानोविक मेंडलीफ। मेंडलीफ यार, ये ई में कुछ नहीं रखा, 1-2 मैंने भी कुछ इधर उधर क्या होगा। दिमित्री इवानोविक मेंडलीफ। तो ये वही थे एक रशियन केमिस्ट। क्या थे? रशियन केमिस्ट। सर यूक्रेन में पढ़े थे क्या? अरे छोड़ो छोड़ो, वो मुद्दा हम नहीं छेड़ेंगे। तो जो मेंडलीफ हैं, इनका पीरियोडिक टेबल, ये जब डिस्कवर किया तब कुछ 63 एलिमेंट कुछ थे। कितने थे? 63। क्या थे? डिस्कवर्ड एलिमेंट थे। आज जैसे 118 है, न्यूलैंड के टाइम में कितना था यार? इसके आसपास कुछ था, 53 या कुछ था समथिंग। हाँ, वो जितना भी था हमने लिखा था। तो अभी क्या था इनके टाइम में? 63 आ गए। इनका ईयर अगर बोलूं तो ये ईयर तो मेंशन नहीं है बुक में उतना, तो उसको छोड़ो, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया। भाई इनका एक, पहले ये 63 एलिमेंट का क्या किया? 63 कार्ड्स बना दिए। क्या किया? 63 कार्ड्स बना दिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को H लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं। तो ये जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, सारे जो 63 एलिमेंट थे इनके साथ रिएक्शन करके देखा। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन का ले लेते हैं, C+O2 ले लेते हैं हम। तो ये करीबन हो जाएगा 2C + 2CO2। तो ये आ गया तुम्हारा एक फॉर्मूला, यानी कार्बन का डाइऑक्साइड, CO भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है। तो वैसे कार्बन का डाइऑक्साइड निकाले, और या CH3 जैसे हाइड्राइड, उसका मिथेन जिसको भी बोला जाता है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये 63 एलिमेंट्स जितने भी थे उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
ये एग्जांपल मत लिखना, मैंने समझाने के लिए बस लिख दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उनके रिएक्शन को स्टडी की, तो तब उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक जगह पे इकट्ठा, मतलब जिनका थोड़ा सेम टाइप का प्रॉपर्टी हो रहा है, जिनका अलग अलग हो रहा है, वैसे ये कार्ड्स को अरेंज की। इनको नाम मतलब छोड़ दिया, बस वो एलिमेंट को देख के उन कार्ड्स को अरेंज की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तब उन्हें मालूम चला, मान लो ऐसे ऐसे जितने एलिमेंट्स हैं नीचे नीचे, ये कार्ड्स को ऐसे अरेंज किए, ऐसे सीरियली, तो ये जो एक एक हुई, जैसे आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, किसको ग्रुप्स बोलते हैं, किसको पीरियड बोलते हैं, वो छोड़ो। तो इनको ये पता चला कि इन्होंने भी जब अरेंज किया तब ये असेंडिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज हुआ, यानी एटॉमिक मास जिसका कम था वो पहले आया, लाइक हाइड्रोजन, उसके बाद जितके ज्यादा थे एटॉमिक मास, उनका वैसे बढ़ते बढ़ते गया। असेंडिंग एटॉमिक मास के हिसाब से ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने किया, अरेंज हो गया। किस हिसाब से? प्रॉपर्टीज को देखते हुए। तो उन्होंने क्या देखा? प्रॉपर्टीज को देखा, पर एटॉमिक मास के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया। पर जब देखे उनको उन्होंने गौर से, तो पता चला कि भले ही उन्होंने प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया था, पर ये असेंडिंग एटॉमिक मास, यानी जिसका कम है पहले, जिसका ज्यादा है उसके बाद, ऐसे करके ऑटोमेटिकली देखा कि वो अरेंज हो गया था। तो उन्होंने बोला, एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, अगर उसको मैं हूबहू बोलना चाहूं तो उन्होंने बोला, पीरियोडिक लॉ नाम दिया इसको, जो बोलता है which states that the property of elements are the periodic function of their atomic mass. The property of an element, जिसको पीरियोडिक लॉ कहा जाता है, लिख लो पीरियोडिक लॉ या फिर पीरियोडिक टेबल लॉ। मेंडेलीव का, किनका? मेंडेलीव का। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है, और पीरियोडिक फंक्शन, उनका पीरियोडिक फंक्शन है। किसके पीरियोडिक फंक्शन? उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन। इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उनके एटॉमिक मास का क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। ये सुंदर लाइन बोला था दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने। यार मेंडेलीव में फील नहीं, दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव, फील आ जाता है। तो उन्होंने क्या नाम दिया? वो जो वर्टिकल कलम थे उसको क्या बोलते हैं? फटाफट से कमेंट में लिखो। वर्टिकल कलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल को पीरियड। तो ये जो, मान लो ये एक पीरियोडिक टेबल है, तो ये जो है ऐसे नीचे वाला लाइन, ये वाला लाइन को बोलते हैं ग्रुप, और ऐसे जो होता है लाइन, इसको बोलते हैं पीरियड। समझ गए? तो ग्रुप पीरियड समझ में आ गया क्या है? वर्टिकल लाइन ग्रुप, हॉरिजॉन्टल वाला पीरियड। तो वर्टिकल लिख देता हूं इधर, वर्टिकल वाला ग्रुप, और जो पीरियड होता है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल, जो प्रोनाउंस करते हो तुम। क्लियर है? आप देखेंगे कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का एडवांटेजेस क्या था, डिसएडवांटेजेस क्या था। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। हाँ, तो चलो देखते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज। मेंडेलीव्स एडवांटेजेस लिख देते हैं। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल तो हेडिंग डाल चुके हैं, उसके एडवांटेजेस लिख लो। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? उसके एडवांटेजेस हैं कि मेंडेलीव ने एक कमाल का काम किया था, जो बाकी जो डोबेरेनर है, न्यूलैंड ने नहीं किया था। कि उनको मालूम था कि देखो, डोबेरेनर के टाइम में कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, न्यूलैंड के टाइम में थोड़ा और ज्यादा हुए, इनके टाइम में थोड़ा और 10-20 ज्यादा हुए। तो उनको एक बात तो पक्की थी कि और एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं। तो उन्होंने बोल्डली प्रेडिक्ट करके बोला कि एलिमेंट आने वाले हैं भाई, उसके लिए हमें जगह छोड़ना पड़ेगा। लेफ्ट गैप, उन्होंने जगह छोड़ा था, गैप छोड़ा था फॉर अनडिस्कवर्ड, जो अभी तक मतलब उनके टाइम तक जो अनडिस्कवर्ड थे, डिस्कवर नहीं हो पाए थे, उस एलिमेंट के लिए। और उन्होंने वो प्रेडिक्ट भी कर दिया था। जैसे संस्कृत नेम उन्होंने यूज किया था, संस्कृत न्यूमेरल जिसको बोलते हैं। संस्कृत में एका का मतलब होता है पहला, उससे पहले वाला, उसका पिछला वाला बोल सकते हो। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया एक चीज, एका एल्यूमिनियम, एका
एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम से पहले, एल्यूमिनियम जहां पे था उनके ग्रुप में, उससे पहले भाई कोई एक आने वाला है जिसका नाम एका एल्यूमिनियम उन्होंने रखा था, जो बाद में चल के उनके पीरियोडिक टेबल के कुछ बहुत सालों बाद वो मिला हमें गैलियम। वो एका एल्यूमिनियम का उन्होंने जो जो प्रॉपर्टी शो किया था वो प्रॉपर्टी गैलियम में लिखने के लिए, देखने के लिए मिला, और वो एल्यूमिनियम से पहले ही उसका एटॉमिक मास आता था। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है, तो एक ही याद करो अच्छे से, बाकी और कोई, ये मतलब डिसेंट एग्जांपल है। बहुत सारे एका बोरन, एका मतलब नाइट्रोजन ऐसा है, पर वो मैं नहीं जा रहा हूं, ये एक परफेक्ट है। हमें मालूम भी है कि एल्यूमिनियम से पहले गैलियम आया, समझ पाए बात को। और कुछ गैसेस थे एटमॉस्फेयर में जो डिस्कवर उस टाइम में, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन बहुत कम था, यानी कम मात्रा में थे, इसलिए वो क्या था, डिस्कवर नहीं हो पाए थे, तो उसके वजह से उनका जगह नहीं बन पाया था पीरियोडिक टेबल में। पर जब ये गैसेस आए, जैसे हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, नियॉन, ये जितने गैसेस आए, तब ये भी उन्हीं गैप के वजह से आसानी से उसमें प्लेस हो गई, यानी पीरियोडिक टेबल में हमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये ही मेजर एडवांटेजेस था। प्रॉपर्टी वाला तो तुम्हें पता है, लिख सकते हो कि इनका प्रॉपर्टी अच्छे से शो करता था, गैप था, और क्या लिख सकते हो, इनके में ग्रुप्स और पीरियड्स था, ये एक एडवांटेजेस हो सकता है। तो ये 3 एडवांटेजेस होंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके लिमिटेशन के ऊपर। नेक्स्ट वी विल मूव टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो बिफोर आई मूव टू द लिमिटेशन, यू कैन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। हाँ तो देख भाई, लिमिटेशन अब हम देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? लिमिटेशन। लिमिटेशन यानी क्या क्या कमी थी भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। पहली तो नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स जगह ये नहीं दे पाए, फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी कुछ थोड़ा अलग है, क्योंकि भाई इसका टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो काल बन गया मेंडलीव के लिए। और जो एटम होते हैं उसके आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स तो सबको पता है जो केमिस्ट्री वाले हैं, तो आइसोटॉप्स बिकम ए चैलेंज। आइसोटॉप्स को अरेंज करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया अच्छे से उनके पीरियोडिक टेबल में, वो एक चैलेंज बने। और थर्ड चैलेंज, जैसे कि पता है कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए इन्होंने गैप छोड़ा, पर मान लो किसी का एटॉमिक मास 19 है, उसके बाद कितना तक जाएगा? 24 है, तो इसके बीच कितने एलिमेंट आएंगे? 2 आएंगे, 3 आएंगे। इस बात का प्रेडिक्शन मेंडलीव नहीं कर पाए, जिसके वजह से नो स्पेसिफिक गैप। तो वो गैप तो छोड़े, पर कहीं पे मान लो 2 की रिक्वायरमेंट थी, 1 छोड़ दी, 1 की रिक्वायरमेंट थी, 2 छोड़ दी, तो वो एक काल बन गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के लिए। तो ये है लिमिटेशन। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। ये एंड हो गया लगभग, ये तो टोटल एंड हो गया, तो खत्म करते हैं चलो। सो नाउ केम टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसे मैंने बोला था पहले से, अब आएगा हेनरी मोसले की बात। तो ये भी कमाल के साइंटिस्ट थे भाई। 1913 में इन्होंने लाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इधर थोड़ा सा चेंज किया गया। मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या बोलता था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। पर इधर देखो ये लाइन उन्होंने बदल दिया और इन्होंने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब कौन सा कंसेप्ट आ गया? एटॉमिक नंबर का। और ये भी एटॉमिक मास से रिलेटेड ही था। जिसका एटॉमिक मास सबसे छोटा उसका नंबर 1, उससे थोड़ा बड़ा नंबर 2, जो कि तुम पीरियोडिक टेबल में देखते हो। तो अगर यहां पे देखें तो इन्होंने ऐसे पीरियोडिक टेबल तैयार किया, और इनके पीरियड्स कितने थे, ग्रुप्स कितने थे, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो 1913 है, और एटॉमिक नंबर ये वाला लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। समझ गए? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। ये तुम नोट कर सकते हो। सो लेट्स कम टू आवर पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखो
जो ऐसे नीचे वाले कॉलम है इसको बोलते हैं हम ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितने हैं ग्रुप? 18 ग्रुप हैं, यानी 18 ग्रुप्स हैं। किसमें? हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। और पीरियड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसको पीरियड बोलते हैं। इधर से इधर 2, फिर 3 4, ऐसे स्ट्रेट। तो अब बहुत लोग पूछेंगे सर ये नीचे वाले दो क्या हैं? इनको बोला जाता है लांथानोइड, एक्टिनोइड। ये कहाँ के हैं मैं आ रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। पहले तो ये समझ लो कि पीरियडिक टेबल में ये जितने भी ग्रीन कलर के हैं ये सारे मेटल हैं। तो तुम देख पा रहे होगे कि लेफ्ट साइड ऐसे बहुत सारे ये जिगजैग लाइन के इस तरफ सारे के सारे मेटल है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है, इसलिए इसको नॉन मेटल वाला कलर दिया गया है। और बीच में आते हैं जो हमारे कौन है? बोरन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड है, यानी ना मेटल है ना नॉन मेटल है। और उस तरफ आ जाते हैं नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या आ रहे हैं? मेटालॉइड्स आ रहे हैं, जो ना मेटल है ना नॉन मेटल है, दोनों के प्रॉपर्टीज कुछ कुछ दिखाते हैं। और इधर के साइड जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे, और इधर का हाइड्रोजन भी, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। अब पूछोगे ये वाला, तो इधर पीरियोडिक टेबल में तुम्हें पता है कितने हैं? 118 एलिमेंट हैं। तो अब देखो भाई कि तुम जब आओगे इधर ये 6th नंबर पीरियड में, 57 के बाद 72 आ रहा है। क्यों भाई? 58 से लेके 78 तक के एलिमेंट कहाँ गए? सॉरी, 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट कहाँ गए? तो ये रहे, 58 से लेके 71। दिख रहा है ना? समझ गए? और उसी के ही नीचे ये देखो 88 है, 89 है, उसके बाद 104 है। तो 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट इधर है। तो ये ऊपर वाले को कहा जाता है लांथानोइड्स और नीचे वाले को कहा जाता है एक्टिनोइड्स। तो कन्वीनियंस के लिए इसको नीचे बना दिया गया, क्योंकि देखो इधर इस पीरियड का प्रॉपर्टी भी शो कर देगा, और दूसरा इधर अगर रख देते तो ये पीरियोडिसिटी मेंटेन नहीं हो रहा था, इसलिए इसको बाहर निकाल के रखा गया। और इसका जो रियल कंसेप्ट है, जो डिटेल में है, वो 12th क्लास के एटॉमिक्स, तुम 12th क्लास में ये सब जानने वाले हो। तो अभी तुम्हें क्या क्या जानना है भाई? ये तो एक जान गए। अब एक बात जान लो कि तुम्हें एक बात पता है कि हमारा जो नंबर ऑफ सेल्स होता है, क्या होता है? सेल्स। ये दिख रहा है तुम्हें टेबल में, जो डायग्राम बनाया गया है बुक में। तो जो सेल्स होता है उसमें क्या होता है? तुम्हारे जो ऑर्बिट को सेल्स बोला जाता है। तो तुम एक बात जान लो कि डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप है ना, ग्रुप से नीचे नीचे जब आएंगे तो सेल का नंबर बढ़ेगा। तो जब ग्रुप में हम नीचे आएंगे, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। नोट करो ये पॉइंट, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। एंड पीरियड में क्या होता है सर? पीरियड में सेम रहते हैं सेल नंबर। समझ गए? और एक बात, एक ग्रुप में एक जो ग्रुप होता है, मान लो ये दूसरा वाला ग्रुप ले लो, तो इसमें क्या है? जितने भी आउटर मोस्ट सेल में, यानी सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेंगे। ये दोनों पॉइंट नोट करने वाली है कि एक ग्रुप में, जो एक ग्रुप है ना, ये हो गया तुम्हारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। तो ये क्या है? इनके सबके जो आउटर सेल होगा उसमें कितने होंगे? एक एक ही होंगे, दो दो होंगे। क्या दो दो होंगे? तुम्हारे इलेक्ट्रॉन। तो वैसे 17 नंबर पे आ जाएंगे तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 7 होंगे आउटर सेल में। सारे के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वैसे इसमें पूरा फील्ड रहेंगे, 8 रहेंगे सब में, या फिर कंप्लीटली फील्ड रहेंगे, कोई भी एक पूरा बैलेंस होके रहेगा एलिमेंट। तो समझ पा रहे हो? तो एक ग्रुप में सारे जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो हमेशा सेम रहता है। जानने की बात है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो। जो मैंने बोला वही नोट करना है, इसमें तो पीरियोडिक टेबल बस दिखाने के लिए बुक में पढ़ा रहा हूं। अब देखो जो सेल होते हैं उनका कोई एक नंबर होता है, पहला वाला सेल, दूसरा वाला सेल, तीसरा वाला सेल। वैसे मान लो उस सेल का नंबर अगर n है, कोई भी नंबर है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2n², यानी k सेल है, नंबर 1 सेल मतलब एक नंबर सेल, तो 2n² यानी 2 ×
जो 1 है उसका स्क्वायर, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे। वैसे एल सेल जो दूसरा वाला है 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे। तीसरे वाले में 18 रह सकेंगे, पर इसमें एक क्या है तुम्हारा एक्सेप्शन है कि इसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे। समझ गए? अप टू ऑल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड ओनली हैज 8 एलिमेंट्स। तो थर्ड पीरियड जो है उसमें बस 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो ये बात नोट करने वाली है, इसको फटाफट से नोट कर दिया जाए। अब नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन इन द कॉपी। सो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला पॉइंट वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। तो देखो अगर कोई एटम मान लो, किसी का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम किसका ले, तुम ही बताओ किसका ले लें? अरे जिसका लेने से भी चलेगा, कोई भी एटम वो हो सकता है जिसका हम टेस्ट कर सकते हैं वैलेंसी। तो ले लेते हैं, चलो कौन सा, कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर मुझे बताओ यार। हम इसको याद कर दिए थे एक फॉर्मूला की मदद से, तो ये होता है 6। तो इसके पहले सेल में 2 रहेगा, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन नंबर है टोटल इलेक्ट्रॉन वो 6 होते हैं उसमें। तो पहले सेल में 2 रहेगा, उसके बाद वाले सेल में 4 रहेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई भाई? 4 नंबर। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। अभी हम पढ़े ऊपर कि दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पर इधर कितने हैं? 4 हैं। तो पूरा फिल होने के लिए इसको कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 4 की। तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 4। तो कैसे वैलेंसी निकालते हैं पता चला? और एक ले लेते हैं, हम ले लेते हैं बी का, बोरन का, बी का। इसमें होता है भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पता है? इसमें होता है 5। तो इसमें पहले वाले सेल में 2, दूसरे वाले सेल में 3। अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको फिल करने के लिए चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी 5। तो एक बात याद रखो, वैलेंसी हमेशा 0 से 4 के बीच होनी चाहिए। कितने से कितना? 0 से 4, 0 से 4 के बीच होना चाहिए। तो सर इधर कैसा होगा? तो देखो हमें वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंस करने के लिए एक एलिमेंट जब उसका जितने भी सेल हैं वो फुलफिल हैं, तो हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट वैलेंस है। समझ गए? तो इसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने से अच्छा है कि हम इस 3 को छोड़ दें। अगर इस 3 को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 2, और एक ही सेल भी रहेगा। तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 2 ही। तो 2 हमारे पास है, तो 3 छोड़ना आसान है। तो आंकड़ा कौन सा छोटा है, छोड़ने वाला या जोड़ने वाला? जोड़ने वाला 5 है, छोड़ने वाला 3 है, तो 3 छोटा है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। समझ गए? वैलेंसी निकालना बहुत ही आसान कंसेप्ट है, समझ गए होगे यार। कितने, देखो तुम्हें देखना है कि उस सेल में कितने एटॉम यानी कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने से, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा यानी प्लस करना होगा, और देखना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन माइनस कर देने से यानी छोड़ देने से वैलेंस हो रहे हैं। जो आंकड़ा छोटा होगा वो उसका वैलेंसी होगा। समझ गए? फंडा क्लियर है? द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक साइज। ये बहुत ही आसान चीज था। अब देखो एटॉमिक साइज क्या है, तुम्हें पता है एलिमेंट एटम है, एलिमेंट का जो एटम होता है वो कैसा होता है? राउंड होता है। तो सर्किल में पढ़े होगे यार मैथमेटिक्स में कि हर सर्किल का एक रेडियस होता है, पढ़े हो ना? तो उसी रेडियस के साथ जिसका रेडियस जितना ज्यादा उसका साइज उतना बड़ा, जिसका रेडियस जितना छोटा उसका साइज उतना छोटा। समझ गए? सो द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? ये मान लो एक न्यूक्लियस है, तो उसके सेंटर से लेके द आउटर मोस्ट सेल, ये मान लो आउटर मोस्ट सेल है, तो इसको बोलते हैं रेडियस। जैसे सर्किल का होता है यार वैसे ही है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज 37 पिकोमीटर। ये एक याद रख लो टर्म, हाइड्रोजन का पूछ सकता है। 1 पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। ये एक याद करो, मैं ज्यादातर याद करने के लिए बोलता नहीं हूं, पर ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया 1 मार्क में, तो क्योंकि टर्म 1 में बहुत अच्छे अच्छे मार्क फोड़ के आए हैं बच्चे, अगर आपका नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, टर्म 2 में फोड़ देना। तो क्या पता कि लगे कि एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा लो था, पर था नहीं यार। बहुत बच्चे प्रैक्टिस करके गए थे और 50% सिलेबस हो गया। जकास क्लासेस के बच्चे तो पूरे पूरे फोड़ के आ गए हैं। तो ये पता चल गया।
तो एटॉमिक साइज ग्रुप के हिसाब से कितना वेरी करता है और पीरियड के हिसाब से। तो तुम्हें मालूम चला कि जो डाउन द ग्रुप था, यानी ये जो ग्रुप था इसके नीचे नीचे जब हम आते थे तो सेल का नंबर क्या होता था, बढ़ता था। तो सेल का नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा? सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप, ये एक पॉइंट लिख लो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये मैं ऐसे सिंबल दे देता हूं इंक्रीज को, इंक्रीजेस। और पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये याद रखो, ग्रुप में इंक्रीज होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि तुम्हें पता है पीरियड में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो अट्रैक्शन पावर, ये देखो एटम में ड्रॉ करके ये समझाऊंगा तब समझोगे। ये मान लो एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो बाहर इस सेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये एक सेल तो होगा नहीं, दो सेल होगा, पहले में 2 है मान लो, दूसरे में 4 है, तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर जब बढ़ता जाएगा तब ये न्यूक्लियस बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसके वजह से वो चिपक जाएंगे, ये पास आ जाएगा, तो इसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा बढ़ता जाता है पीरियड में, पर अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गए पर सेल भी बढ़ गया तो क्या हुआ, साइज बड़ा हो गया। भले ही अट्रैक्शन फोर्स हो, पर अगर सेल आ रहा है तो बड़ा हो रहा है। पर अगर सेल ना आके, सुनो बस इलेक्ट्रॉन का तिकड़म मत लगाना, अगर सेल आ रहा है यानी एक ऑर्बिट एक्स्ट्रा आ रहा है तो साइज बड़ा होगा ही, अट्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सेल नहीं आ रहा है, बस इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, तब उनका साइज छोटा हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? अब we will move to the next topic, that is metallic and non-metallic character. Before that you can pause the video and note it down in the copy. तो इधर देखो यार, लाइक Na एंड Mg यानी सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। हमने देखा कि ग्रीन वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो क्या थे, मेटल्स थे, जबकि नॉन मेटल्स लाइक सल्फर क्लोरीन आर ऑन राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट वाले मेटल हैं, राइट वाले नॉन मेटल है। सिंपल बात है। इन द मिडिल सिलिकॉन, जैसे कुछ मेटालॉइड्स थे वो मैंने टेबल में ही दिखा दिया, छोड़ा पीछे चले जाओ तुम्हें याद आ जाएगा, वो कंसेप्ट वही दिया गया है। बिकॉज इट एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों का प्रॉपर्टी कुछ कुछ शो करता है या फिर दोनों का कुछ कुछ नहीं शो करता है, इसलिए वो मेटालॉइड्स कहलाता है। ए जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स, तुमने देख लिया यार, उसी को जिगजैग लाइन बोला गया है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलोरियम एंड पोलोनियम आर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज एंड आर कॉल्ड मेटालॉइड्स एंड सेमी मेटल। तो जिसके मेटालिक कैरेक्टर हैं वो मेटल है, जिसके नहीं है वो नॉन मेटल है, जिसका थोड़ा मेटल वाला है थोड़ा नॉन मेटल वाला है वो है मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वाला चैप्टर। तो ये कुछ है क्या इधर? हाँ कुछ कुछ है, कुछ कुछ है, थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स is decreasing because outermost electron are farthest from the nucleus, therefore this can be lost easily, hence metallic character decreases across period। तो जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं यानी ऐसे आगे बढ़ते हैं, ऐसे, और ग्रुप में यानी डाउन द ग्रुप मतलब ऐसे नीचे की तरफ, तो ये बोल रहे हैं कि मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खोना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि नंबर बढ़ जाते हैं। Hence metallic character decreases across a period and increases down a group। पर जब डाउन द ग्रुप हम नीचे नीचे चले जाते हैं तो सुनो, जब इधर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन पावर क्या होता है, समझ पा रहे हो बात को? तो अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है, तो जो लूज करता है वो मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर पाता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जो लूज करेगा वो मेटल है। जो लूज नहीं कर पाएगा, छोड़ नहीं पाएगा, भाई हम नहीं छोड़ेंगे घर, यानी हम नहीं छोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन बोलेगा, वो नॉन मेटल है। तो हमें पता है कि जब दूर जाते हैं अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ता है, तो इसलिए वो छोड़ नहीं पाता है, तो वो नॉन मेटल है। पर जब हम डाउन द ग्रुप ऐसे नीचे जाते हैं, तुम्हें मालूम है कि सेल का नंबर बढ़ता है, यानी इतना बड़ा अगर एटम हो और एक सेल मिलके वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। अगर इतना सा हो, ये छोटा वाला गोले जैसा हो, और एक सेल आ गया तो बड़ा हो गया, उसके ऊपर और एक सेल आ गया तो और बड़ा हो गया। तो बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा, इसके अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा, तो वो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ाता है। तो ये पॉइंट भाई नोट करो। हेंस मेटल कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होते हैं नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दे टेंड टू
फॉर्म बर्न्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में विश्वास रखते हैं जबकि मेटल लूज करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं। तो हम कुछ वेरिएशन प्रॉपर्टी डिस्कस कर देते हैं। एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल्स टुवर्ड्स द टॉप। These trends also helps us to predict the nature of oxides formed by the metal, because it is known to you that oxides of metal are basic and that of non-metals are acidic in general। तो ये पॉइंट्स नोट कर लो, इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, आएगा तो ग्रेस मिलेगा, क्योंकि हम सिलेबस टोटल एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं। व्हाइट बोर्ड में बहुत सारा पोर्शन पढ़ाया जो पीरियोडिक टेबल वाला पोर्शन था, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में उतना टोटल 118 एलिमेंट्स नहीं आ सकते थे, इसलिए बुक में मैंने करा दिया। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। सो लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस के वीडियोस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।